अडानी पे आकर ये क्यों फेल हुई और कैसे ये बंद होने के कगार पर आई? हिंडनबर्ग एक रिसर्च फर्म है। कंपनी क्या काम कर रही है, क्या बिजनेस में, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। कुछ चीजें हिंडनबर्ग ने सही भी लिखी थी अंदर के अकाउंटिंग में ये हुआ है, और कुछ चीजें मनगढ़ंत थी। हाँ, जिनको कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पता नहीं होते, तो उन लोग इसको बहुत अलग तरीके से उनको मिसगाइड किया जा सकता है, और वो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट से किया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंडनबर्ग रिसर्च पर, जो पिछले कई सालों से चर्चा का विषय भारतीय राजनीति में बना हुआ है। और न सिर्फ भारतीय राजनीति में बल्कि ग्लोबली भी इसकी काफी चर्चा रही है। समझेंगे सुमित मेहता जी से, आज के हमारे खास मेहमान। सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार अंबर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित जी, आपने समय निकाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये विषय है। और आपसे मैं इस पे खास तौर से चर्चा करना चाहती थी बिकॉज यू आर एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट, और हम सही से अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर ये हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है, भारत में इसको इतनी क्रेडिबिलिटी कैसे मिली, राजनीति में, भारतीय राजनीति में खास तौर से। और सबसे पहले कि आखिर ये जो एक हिंडनबर्ग रिसर्च कहें या फिर हम कहें कि जो शॉर्ट सेलिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, आप क्या बोलें वो आपसे आगे समझेंगे कि आखिर है क्या ये। लेकिन सबसे पहले कि अडानी पे आकर ये क्यों फेल हुई और कैसे ये बंद होने के कगार पर आई, सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे। अंबर जी, सबसे पहले हिंडनबर्ग एक रिसर्च फर्म है। अब रिसर्च फर्म, मैं खुद रिसर्च फर्म में काम कर चुका हूं। हम लोग हर एक कंपनी पे एक बड़ा रिपोर्ट बनाते थे, जो 20 पेज से लेके 100 सवा 100 पेज तक का एक रिपोर्ट रहता था। हम जी। लोग कंपनी क्या काम कर रही है, क्या बिजनेस में, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, हाँ, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये पूरा हम लोग लिख के पूरा एक बकायदा रिपोर्ट बनाते थे। और ऑफ कोर्स हमारा जो रिपोर्ट्स होता था, वी वर आल्सो गवर्न्ड बाय सेबी। तो हमारे रिपोर्ट में कुछ गलत चीज नहीं लिखी जानी चाहिए, वो भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता था। अब हिंडनबर्ग ने क्या किया इस के उसने सबसे पहले, इट वाज अ वेरी, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से, और जब ये हिंडनबर्ग हुआ था तो मैं टाइम्स नाउ, रिपब्लिक दोनों पे आके मैंने बोला था, दिस इज अ स्टेज असॉल्ट, दिस इज अ हिट जॉब। उसमें उन्होंने पहले तो अदानी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ही चीजें देखी। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था और मैं रिपीट करना चाहूंगा वो चीज, कि उसने बहुत सारे पेजेस, क्योंकि मैंने वो पूरा रिपोर्ट पढ़ा था, रफली 80 पेजेस का वो रिपोर्ट था। उसके अंदर वो क्या दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, नोट्स टू द अकाउंट्स, अदानी के बैलेंस शीट में से नोट्स टू। अच्छा, मैं पहले थोड़ा डाइग्रेस करूंगा आपके जी। जो ना दर्शकों के बेनिफिट के लिए। हम लोग जब एक फाइनेंशियल्स बनाते हैं, मी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग जब फाइनेंशियल्स बनाते हैं, तो बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो होता है, बाद में नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं। नोट्स टू द अकाउंट में हमने अकाउंटिंग किस तरह से किया है, क्या है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट को बोला जाता है, पहले नोट्स टू द अकाउंट पढ़ो। ओके, मजाक में हम कहते हैं कि जैसे कुरान उल्टी पढ़ी जाती है, वैसे बैलेंस शीट भी उल्टी पढ़ी जाती है, सीधी कभी नहीं पढ़ी जाती। हाँ, ऑन अ लाइटर नोट, विदाउट एनी ऑफेंसमेंट, क्योंकि सब कुछ होता है वो पीछे लिखा होता है। तो वहां जो लिखा था, वहां से उसने स्क्रीनशॉट लिया, वो एक्सप्लेन कर रहा है, अरे भैया, ये जो लोग बाजार में बैठे हैं, मैं 92 से हूँ, 10वीं के एग्जाम के बाद 16 साल की उम्र में मैं बाजार में आया हूँ, ये सब तो हमने देखा है। और बाजार में जितने लोग एक्सपर्ट है, फंड मैनेजर बोलो, ब्रोकर बोलो, इन्वेस्टर्स बोलो, उन्होंने तो बैलेंस शीट पढ़ी है। तो हिंडनबर्ग ने कुछ नई बात नहीं कही, लेकिन क्या है, सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर वाले जो यू नो लोग होते हैं, जिन्होंने कभी बैलेंस शीट पढ़ी नहीं होती, उनको वो बोला तो उन लोग नाचने लग जाते हैं। ये तो हम रोज पढ़ रहे थे कि उसमें कौन सी नई बात है। तो उसने वहां से ही उठाया और उसके अंदर सेंसेशनलिज्म लाया। कुछ चीजें हिंडनबर्ग ने सही भी लिखी थी अंदर के अकाउंटिंग में ये हुआ है, और कुछ चीजें मनगढ़ंत थी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जिन्होंने कभी फिनेंस मार्केट में काम नहीं किया है, जिन्होंने कभी बैलेंस शीट स्टडी नहीं की है, बैलेंस शीट बनाई नहीं है, हाँ, जिनको कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पता नहीं होते, तो उन लोग इसको बहुत अलग तरीके से उनको मिसगाइड किया जा सकता है। और वो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट से किया। अब दिस वाज वन, एंड दिस वाज अ प्लांट हिट जॉब। सी, मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि ये एक यू नो 3 सेक्शन है, सेक्शन 244 टू 246।
ऑफ कंपनीज एक्ट, इसके अंदर ये काम बहुत सिस्टमैटिकली किया जाता है। ये रिपोर्ट जो हिंडनबर्ग का बना था, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये रिपोर्ट अमेरिका में नहीं बना है। ये रिपोर्ट या तो दिल्ली में बना है, या तो अहमदाबाद में बना है, या तो चेन्नई में बना है। ये मैं आपको दावे इसके के साथ पीछे कह सकता। की वजह क्या है और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वही, अच्छा अब मैं वजह पे आता हूँ, क्योंकि सी हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती है। बड़े में बड़ी कंपनी देखिए, छोटे में छोटी कंपनी देखिए, उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है। इसलिए हम लोग पहले नोट्स टू अकाउंट पढ़ते हैं। अब एक सेट ऑफ पीपल होते हैं, उन लोग ये सब गड़बड़ी निकालते हैं, और उसका काम होता है कि मैनेजमेंट को कॉल करेंगे कि भैया आपके किताब में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके अकाउंट्स में ये गड़बड़ी है, तो क्या करना है। और पिछली सरकार में एक बंदा इसमें एक्सपर्ट हुआ करता था, और इसलिए मैंने चेन्नई का नाम लिया। आप और आपके दर्शक समझ गए होंगे वो जी, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व कौन हो सकता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो जी। फोन जाता था कि भैया आपके किताब में, आपके अकाउंट्स में ये गड़बड़ी है, अब आपको क्या करना है। और उसके लिए कानून हुआ करता था कंपनीज एक्ट में। पुराने कंपनीज एक्ट में, 1956 के कंपनीज एक्ट में 397 टू 398 ये दो प्रोविजंस होते थे, सेक्शंस, कि हम अगर मैं आपको और आपके दर्शकों को, अगर अंबर जैदी लिमिटेड करके एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मैं आपके अकाउंट्स देख के बोलूं कि इसके अंदर गड़बड़ी है, तो मैं आपके सामने, पहले कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था जो अभी 2013 के कंपनीज एक्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, मैं उसमें आपके अगेंस्ट में केस डाल सकता हूं एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर कि अंबर जैदी जी, अंबर जैदी लिमिटेड को बराबर मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसको निकाल के मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि भैया एक काम करो, बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं, जो होता भी था। ओके। ओके। और उसके अंदर एक केस हुआ था, मैं जस्ट 30 सेकेंड में, एक मेरे मित्र के पिताजी ने ऐसे एक बहुत बड़े उद्योगपति पे केस डाला था, उसको डुप्लेक्स पेंट हाउस मिल गया बंबई में, 10 करोड़ की एफडी बन गई। ओके, तो ये रिपोर्ट का जो फॉर्मेट था वो हमें देख के पता चल जाता है कि ये वो वाला फॉर्मेट का रिपोर्ट बनाया गया था ओके। फॉर कॉर्पोरेट, हम लोग उसको कॉर्पोरेट व्हाइट कॉलर्ड ब्लैकमेलिंग कहते हैं। लेकिन उनका इंटेंशन, गौतम अदानी को ब्लैकमेल करने के बदले उनका इंटेंशन ये था कि वो यूज किया जाए मार्केट को तोड़ने के लिए और अदानी को बदनाम करने के लिए। और ये रिपोर्ट में बहुत सारी चीज ऐसी बकवास लिखी थी कि जो देख के मैं हंस पड़ा था। हमारा एक ग्रुप है 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, हम लोग ने पूरे रिपोर्ट का थ्रेडबेर एनालिसिस किया था। तो लोग बोलते हैं यार ये क्या बकवास लिख रहा है, यानी सिर्फ मेरी एक कंपनी मॉरिशियस में है तो उसका स्क्रीनशॉट डाल के बोलते हैं ये अकाउंटिंग का मैनिपुलेशन है। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, जितने इतने बड़े ग्रुप है, आज मेरे खुद की 8 कंपनियां हैं, 8 कंपनियां, एक कंपनी नहीं है। तो मुझे भी, मेरे जैसे एक छोटे आदमी को भी 8 कंपनियां रखनी पड़ती है, तो अदानी जैसे लोगों के पास तो कंपनियां रहेगी ही रहेगी। आपको मैं और एक उदाहरण दूं, ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, पॉलिएस्टर प्रिंस करके पुस्तक छपी थी धीरूभाई अंबानी के बारे में। उनके एक ही बिल्डिंग में 1000 कंपनियां रजिस्टर्ड थी, फाइनेंस कंपनियां, इन्वेस्टमेंट कंपनियां। तो जब उसके सीए ने, धीरूभाई अंबानी के सीए ने धीरूभाई को पूछा नाम क्या रखे, तो उन्होंने बोला एक काम करो, भीष्म पितामह ने मरने के पहले कृष्ण भगवान के स्तुति में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ा था, तो वो विष्णु के जो सहस्त्र नाम यानी 1000 नाम है, वो 1000 नाम पे कर डालो कंपनियां, यानी ज्यादा सोचो मत, कंपनियां वहां से बन जाएगी। तो बड़ी ग्रुप्स को ऐसे कंपनियां लगती है, तो उसने उसको पूरा ट्विस्ट करके एक पूरा नेगेटिव वे में दिखाया। अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करूं तो कल सुबह अगर मैं कोई मॉडल के साथ दिखूं, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि मॉडल में कुछ गलती है, सुमित में गलती है। हाँ, तो ये उस तरह से ट्विस्ट करके पूरा गलत ये बनाया गया। अब शेयर का भाव गिरा, और हिंडनबर्ग का इंटेंशन पूरा और पूरा पॉलिटिकल था। और उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फर्स्ट पेज पे पहले महुआ मोइत्रा का नाम लाया है। मैंने आज तक कुछ नहीं तो 70 से 80 रिपोर्ट बनाए हैं जो फंड्स के पास गए, एफआईएस के पास गए, म्यूचुअल फंड्स के पास गए हैं। कभी भी मैंने कोई पॉलिटिशियन का नाम फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक इवन नाम नहीं लिखा है।
मेरे पास आज भी रिपोर्ट्स है, उसके अंदर मैंने रियल एस्टेट कंपनीज के करप्शन के बारे में, करप्शन करना पड़ता है उसके लिए भी लैंग्वेज कॉन्वोल्यूट ट्रांजैक्शंस करके लिखा है, लेकिन ये नहीं कि ब्राइब। तो ये फर्स्ट पेज देख के ही पता चल जाता था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट है, डन ओनली टू पॉलिटिसाइज एंड डिस्टॉर्ट थिंग्स रादर देन एक्चुअली प्रेजेंटिंग अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। और शेयर का भाव तो गिरना ही था, तो उन्होंने उसको हो हल्ला करके बना दिया। लेकिन उन लोग ये भूल गए कि जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई हिंडनबर्ग में, इंडियन कॉर्पोरेट्स भी डर गए, क्योंकि आज अगर हिंडनबर्ग को इस तरह से अटैक किया जा रहा है, हिंडनबर्ग अगर अदानी को अटैक करता है तो कल सुबह वो सुमीत मेहता लिमिटेड को भी अटैक कर सकता है, अंबर जैदी लिमिटेड को भी अटैक कर सकता है, आईसीआईसीआई को भी कर सकता है, रिलायंस को भी कर सकता है। और अगर आप देखेंगे तो दिस इज द रीजन वाई उसका जो 20,000 करोड़ का आईपीओ था अदानी का, वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, और जिसके अंदर बड़े बड़े नाम जो मैंने आपके चैनल पे लेना नहीं चाहिए, उन्होंने सबने 5-5, 8-8 हजार करोड़ रुपए दे दिए। क्यों? क्योंकि उनको नहीं चाहिए था कि इस तरह से फॉरेन इंटरवेंशन हो। तो दिस वाज द ओनली केस जहां हिंडनबर्ग फेल गया। बाकी सब जगह वो कंपनियों को बर्बाद कर सका, भारत में ही वो फेल गया, क्योंकि भारत की दूसरी कंपनियां भी समझ गई कि आज अगर वो अदानी को अटैक करता है तो कल वो और कोई भी कंपनी को अटैक कर सकता है। सो जी। दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ हिंडनबर्ग इन इंडिया विथ अदानी। लेकिन सुमित जी, एक सवाल और ये है कि हिंडनबर्ग जब रिपोर्ट आई थी तो भारत में इससे बड़ी राजनीति हुई और हमारे विपक्षी दल इसको लेके इतना ज़्यादा कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी के जो परम मित्र हैं वो किस तरह से क्या-क्या कर रहे हैं, देश का पैसा ये हो रहा है, वो हो रहा है और ऐसा-वैसा जो सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि सबसे पहली बात तो आखिर हिंडनबर्ग को भारतीय राजनीति में भारत में इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी कैसे मिली? और दूसरी बात ये कि आखिर ये हिंडनबर्ग है कौन जो इतनी ज़्यादा उसको मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर इतनी अहमियत दी जाती है। दूसरी बात जो विदेश में जो कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस भी होती है, उनको भी उठाकर यहाँ पे उसको एकदम परम फैसला मानकर प्रधानमंत्री को का रेज़िग्नेशन माँग लिया जाता है। सी हिंडनबर्ग ऑन हिज ओन इज नथिंग। वो एक रिसर्च कंपनी है जो रिसर्च रिपोर्ट्स निकालता है। वो अपने आप को शॉर्ट सेलर बोलता है। शॉर्ट सेलर का मतलब क्या कि वो रिपोर्ट निकालने के पहले खुद ही शेयर्स बेचेगा। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो से आज 1,000 रुपए का भाव है, मैंने 1,000 रुपए पे शेयर्स बेचे और मैंने 100 रुपए पे खरीदे, तो 900 रुपए का प्रॉफिट किया मैंने। उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और हिंडनबर्ग ये काम करता था, और हिंडनबर्ग मुझे नहीं लगता कि उसके पास उतना पैसा था। वो उसके पास ग्रुप होगा, वो पूरा ग्रुप का, जैसे किंगडम कैपिटल करके एक कंपनी थी जिसमें चाइनीज इन्वॉल्वमेंट था। फिर कहा जाता है कि सोरोस, क्योंकि ये जिस तरह से मैंने चार्ट देखे थे ये सोरोस का ऑपरेशन था, दैट इज वेरी क्लियर। हिंडनबर्ग इज ओनली अ फ्रंट। रिपोर्ट इंडिया से लिखा गया था, रिपोर्ट भी उसने नहीं लिखा है, वो मैं गारंटी से ये साथ कह सकता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज, अंदर का कंटेंट, ये पूरा इंडियन है, ये गारंटीड है। ओके, तो उसको जो पूरा क्रेडिबिलिटी मिला वो मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली कांग्रेस और टीएमसी, इन लोग दोनों ने उसको क्रेडिबिलिटी लेंड की। और मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे क्या लग रहा है, और ये मेरा अजम्पशन है, कि शायद पहले से पैसा गया हो और पहले से उनको बोला गया हो कि यही लाइन अडॉप्ट करनी है, आपने दूसरी लाइन अडॉप्ट नहीं करनी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे पी रेशियो ऑफ कंपनी इज वेरी हाई, प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। अब प्राइस अर्निंग रेशियो हम देखें तो इन्फोसिस का प्राइस अर्निंग रेशियो 2000 में 100 का हुआ करता था, आज 20-22 का है। तो आप सवाल हुँ। पूछना चाहिए कि क्यों, क्या इन्फोसिस कंपनी बर्बाद हो गई है, और ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये सब सवाल मीडिया ने पूछने चाहिए थे, लेकिन मीडिया ने ये सब सवाल नहीं पूछे, उन्होंने सिर्फ हिंडनबर्ग की कहानी स्प्रेड की, सामने रिबटल, इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग, वो सब नहीं हुआ। तो इट वाज अ प्रॉपरली प्लान्ड एक्सरसाइज, और शायद मीडिया वाज टोटली प्राइम्ड अप, मेन स्ट्रीम मीडिया, के भैया यही इसके सामने सवाल नहीं पूछने, क्योंकि सवाल पूछने होते तो बहुत सारे उसके अंदर सवाल आ जाते जो पूछे जाते, क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ होल्स इन दैट रिपोर्ट, लॉट ऑफ गैप्स, लॉट ऑफ फ्लॉज इन दैट रिपोर्ट। लेकिन वो किए बिना उसको क्रेडिबिलिटी दी गई, और बाद में पॉलिटिकल पार्टीज, महुआ मोइत्रा ने भी चिल्लम चिल्ली की, कांग्रेस ने चिल्लम चिल्ली की, और अपोजिशन ने उसको पकड़ लिया कि मोदी को घेरने के लिए ये बहुत अच्छा काम आएगा, इसलिए उसको क्रेडिबिलिटी दी गई। जबकि एक्चुअली आप अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई
फाइनेंशियल एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट जिसको कहते हैं, कोई फंड मैनेजर, मेरे दोस्त है जो फंड मैनेजर है, वो बोल रहे हम लोग को तो ये सब पता था, इसलिए हमने शेयर्स भी नहीं खरीदे थे, हम लोग को कंफर्ट नहीं था। और जो लोगों ने खरीदे बोले हमने ये देखा था फिर भी खरीदा है शेयर, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वाला जो पूरा है, ये साइड कभी दिखाया ही नहीं गया था मीडिया में, एंड इट वाज प्योरली पॉलिटिकल, इट वाज डन ओनली एज अ हिट जॉब ऑन द इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल, और वो पूरी तरह से साबित भी हो गया कि कहीं न कहीं भारत क्योंकि इकोनॉमिकली काफ़ी ग्रो कर रहा है और टॉप पोज़ीशन पर बना हुआ है, टॉप 5 में बना हुआ है, तो ये जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं, उनको बर्दाश्त नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है सुमित जी, जब भी भारत कोई बड़ी डील किसी देश के साथ साइन करता है, कोई पोर्ट ईरान के साथ या कहीं पे भी, तब इस तरह की रिसर्च और इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आती हैं। बड़ा मतलब सही समय होता है और फिर यहाँ पे भी मीडिया और ऑपोजिशन पार्टीज इस तरह से सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, एक पूरी टूल किट तैयार की जाती है कि कैसे सही समय पे भारत को नीचा दिखाने के लिए या जो भारत की जो क्रेडिबिलिटी है उसको नीचे लाने के लिए इस तरह की चीजें होती है। और अहम बात एक ये है कि मैं इंटरनल अगर पॉलिटिक्स पे बात करूं तो बहुत सारी चीजों पे पॉलिटिक्स की जा सकती है, लेकिन जो भारतीय व्यवसायी हैं वो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उनको पूरी तरह से तोड़ने की बात करते हैं। और रोजमर्रा की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी अडानी और अंबानी रोज डिस्कस होते हैं। अंबानी तो थोड़े कम हो गए लेकिन अडानी बराबर बने हुए हैं अभी भी। उसका रीजन ऐसी, अदानी इज अ एक्सटेंडेड फॉरेन पॉलिसी आर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज एक पोर्ट हम ले रहे हैं, जैसे से हम लोग ने श्रीलंका में पोर्ट ले लिया है, हम लोग ने हाइफा पोर्ट लिया। अब एक है ब्यूरोक्रेसी मैनेज करे। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, पेपर वर्क चलता है, अटक जाता है तो अटक जाता है। नो ब्यूरोक्रेट ओन्स ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि उसका खुद का पैसा लगा नहीं रहता है। एक प्राइवेट इंडिविजुअल को दिया जाए तो उसके खुद के पैसे लगे हुए हैं, तो वो बोलेगा भैया जो भी है मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट करके मैं कर सकता हूँ, वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व करूंगा। जहां नहीं होगा मैं प्राइवेटली अपने लेवल पे डील कर लूंगा। ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं सोचेंगे, मैंने तो पेपर में लिख दिया ये प्रॉब्लम है, आगे आप देख लो भैया। प्रोजेक्ट 10 साल, जैसे ग्वादर पोर्ट आप देखिए, ग्वादर पोर्ट क्यों चालू नहीं है, ग्वादर सॉरी चाबहार पोर्ट क्यों चालू नहीं हुआ चाबहार फुल पोर्ट, स्केल में? जी। क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में था। अगर यही अदानी के हाथ में होता तो अभी तक चबहार पोर्ट चालू भी हो गया होता। और सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कर रही है अदानी के साथ, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए। और आप देखिए, जैसे गूगल है, जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे बिग फोर, जितनी भी बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स है, अमेरिकन यानी मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म्स है, हाँ, जैसे फार्मा है, वो लोग सब तो अमेरिकन गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग यहाँ फेसबुक को रातों रात बैन लगा देंगे, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारे साथ, उसके सामने एक्शन लेगा कि भैया आप हमारी कंपनी को कैसे अपने यहाँ कमाने को रोक सकते हो। तो एक्चुअली ये लेफ्टिस्ट माइंडसेट है, जिसमें कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने हमारी कंपनी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हर एक देश अपनी कंपनियों को सपोर्ट करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी फ्रेश एग्जांपल। कैडबरी यानी मोंडेलेस का, सॉरी नेस्ले का, ये चॉकलेट के ऊपर से इश्यू हो गया कि शुगर, क्या हुआ, एब्सोल्यूट। स्विट्जरलैंड ने इंडियन गुड्स का इंपोर्ट्स पे टैरिफ इंक्रीज कर दिया कि आप हमारी कंपनी के सामने एक्शन लोगे तो हम आपके इंपोर्ट्स के साथ पे पूरे देश के सामने एक्शन लेंगे। यानी आप अपने बच्चों को 40 गुना ज्यादा शक्कर वाली मिठाइयां खिलाओ, हाँ, तो हम आपको यहाँ धंधा करने देंगे। तो ये तो हर एक देश इस तरह से करना चाहिए। और दूसरे देश करते हैं अपने यहाँ। ये लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाले जो पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया हाउसेस और वो सब है, उन लोग ही अपने देश के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में रोकने के लिए दे बिकम द फुट सोल्जर्स, या फिर हम जिसको फिफ्थ कॉलम बोलते हैं, ऑफ द एनिमी नेशन। जी, बिल्कुल। और बड़ी अजीब-सी बात है कि मैं खुद इस पे बड़ा क्योंकि मैं खुद जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती है उसमें टीवी पे शामिल होती हूँ, तो हमेशा हर डिबेट में अंबानी तो अब कम हो गए, अडानी ज़रूर होते हैं। वरना पहले अडानी और अंबानी दोनों होते थे। और लेकिन ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि अडानी बने हुए हैं और अंबानी कैसे क्यों मतलब बहस से बाहर हो गए। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये बात रखें कि
अगर कोई भी सरकार होती है, वो जितने भी बिज़नेस हाउसेज़ होते हैं, उनको प्रमोट करती है, उनको आगे बढ़ाती है, तो तभी रोज़गार उपलब्ध हो पाते हैं, क्योंकि ये बेरोज़गारी की बात सबसे ज़्यादा उठाते हैं कि भई बेरोज़गारी हो रही है, नौजवान फिर रहे हैं, नौजवान किसान और सबकी बात उठाते हैं। दूसरी तरफ सारे व्यवसायियों को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो खुद उनमें नज़र आता है। आम लोगों की जानकारी के लिए कैसे उनको समझाया जाए कि जो मोदी जी एक्सप्लिसिटली अडानी जो उनके परम मित्र हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ेवर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए? आप अगर कुछ शब्दों में समझा पाएँ इस चीज़ को नहीं, जनता ये के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अदानी के साथ होता है। मैं खुद नहीं, नहीं, एक मैं तो बहुत सिर्फ़ बड़ा ये एक ये नहीं, दूसरे मीनिंग से मैं मैं आपको बोल रही उसका ही थी। एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ़ जी, अदानी के साथ नहीं होता है। मैं हुँ, खुद एक बड़े कॉर्पोरेट के लिए श्रीलंका और मालदीव्स में काम कर चुका हूँ एज़ अ कंसल्टेंट जी, और जी, हम लोग लिटरली यानी मुझे तो पता है कि जो इंडियन हाई कमिश्नर थे, हम लोग उनके यहाँ रेगुलर जाते थे जैसे हम स्कूल में अगर हम बोले नाउ दिस इज़ नॉट अ टोटली राइट एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम्पल लेकिन अगर आप मेरे टीचर हो और मैं आपके फेवरेट बन के रहना चाहता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा टीचर टीचर देखो वो मेरे साथ बहुत मस्ती करता है आप जरा उसको डांटो हाँ टीचर देखो इसने मेरी चॉकलेट खा ली हाँ हम लोग लिटरली हाई कमीशन में सिक्योरिटी वाले से लेके फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव से लेके हाई कमिश्नर मुझे पर्सनली पहचानते थे क्योंकि मैं हमारे क्लाइंट के लिए इट वाज नॉट अंबानी अदानी इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी हम लोग हुँ, ऐसे ऐसे कि ये चीज है आप जरा प्रेसिडेंट से बात करो आप जरा मिनिस्टर से बात करो कंसर्न मिनिस्टर से बात करो एंड हाई कमिश्नर को भी पता था कि अगर सुमीत मेहता आ रहा है दैट मीन्स कंप्लेन बॉक्स खुलने वाला है कि मेरे पास तो ये भारत सरकार में मोदी जी के पहले भी कांग्रेस के टाइम में भी हमारे जो डिप्लोमेट्स होते थे वो इंडियन कंपनीज का जो पक्ष रखना विदेशी गवर्नमेंट के सामने ये किया करते थे ओके सिर्फ इतना है कि यहाँ मोदी सरकार ने अदानी को यूज किया मैं आपको इसका एग्जांपल आपका जो सवाल है बहुत सटीक है ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था अभी कॉर्पोरेट को मदद कर रहे हैं कॉर्पोरेट को पहले भी मदद करते थे लेकिन अदानी कहाँ डिफरेंट है अब जैसे मैं आपको बोलूं श्रीलंका श्रीलंका में जो पोर्ट है वो पोर्ट में चाइना का जो एग्रीमेंट था उसमें ये था कि दे कैन यूज इट फॉर नेवल पर्पजेस ऑल्सो यानी अगर चाइना की वॉरशिप वहां आ जाए वहां उसकी सबमरीन आए तो उसको वहां डॉकिंग की फैसिलिटी मिलेगी अगर कल सुबह वहां अदानी का पोर्ट होगा तो अदानी चाइना की नेवल शिप या सबमरीन को आने देंगे नहीं आने देंगे अदानी तो फायदा किसको हो रहा है भारत को हो रहा है आज अगर हाइफा में अपना पोर्ट होगा हाँ भारत सरकार का और कल सुबह अगर भारत सरकार कोई नेवल मिशन कहीं कुछ कर रही हो तो अपने नेवल शिप्स तो हाइफा पोर्ट पे डॉकिंग कर सकते हैं ये अपना स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ ये आगे धरा गया है कि हमारा अब मैं आपका एग्जांपल दूं अगर मेरा भाई कहीं होगा तो मैं अगर वो देश में जाऊंगा तो मुझे पता है कि भाई मेरा भाई का घर है मैं कुछ नहीं तो वहां रुक सकता हूँ वो मेरे लिए चार चीज करके देगा मेरा काम बंदोबस्त हो जाएगा तो ये जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है ये अपने लोग समझना नहीं चाहते हैं और उन लोग देख रहे हैं कि यार मोदी अदानी नहीं है ऐसे और ये बहुत स्पेशलाइज बिजनेस है सी मैं अदानी पोर्ट मेरे ही गांव में है जहां मेरा होम टाउन है अदानी इज इन मुंद्रा विच इज माय होम टाउन वहां मैं गया हूं मैंने पोर्ट देखा है और बाद में मैं कुछ नेवल ऑफिसर से बात कर रहा था जिन्होंने वो पोर्ट देखा है उन्होंने रॉटरडैम पोर्ट देखा है उन्होंने दूसरे पोर्ट्स देखे वर्ल्ड क्लास पोर्ट सिंगापुर और वो सब बोला और ये कब की बात है मैं 2010 की बात कर रहा हूँ कि अदानी पोर्ट इज एट पार विथ रोटरडैम पोर्ट इतना इन एक्सीडिंगली एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना उसके लिए जो पैसा उसके लिए जो टेक्निकल नोहाउ उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग वो ऑपरेट करने की अंडरस्टैंडिंग वो तो अदानी में ही है तो वो तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये और किसी को क्यों दे रहे हैं किसके पास है उतना नो हाउ दूसरी जो कंपनीज है वो मस्क है वो विदेशी है पी एंड ओ है वो विदेशी है हाँ दुबई वर्ल्ड है वो विदेशी है तो भारतीय कंपनी कौन सी है अदानी को छोड़ के एक ही कंपनी है अदानी तो आप अगर सपोर्ट करना है तो आप अदानी को ही सपोर्ट करोगे आप पी एंड ओ को सपोर्ट नहीं करोगे पीओ पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करोगे आप दुबई वर्ल्ड को नहीं करोगे क्योंकि दुबई वर्ल्ड इज ओन बाय द किंगडम ऑफ बाय द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया सॉरी यूएई तो आप किसको सपोर्ट करोगे आप अपने देश की कंपनी को करोगे ना ये तो महात्मा गांधी ने बोला था स्वदेशी ये आज की बात नहीं है ये तो तब से भारत की आजादी के पहले से स्वदेशी की बात चल रही थी लेकिन यहाँ संकीर्ण सोच के कारण इस तरह के गलत कंट्रोवर्सीज की जाती है लेकिन अब सवाल ये है कि जो लोग इस कंट्रोवर्सी को पहले क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद मातम मचाते हैं और कहते हैं कि देखिए मोदी जी के दोस्त जो हैं वो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं
और जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो कैसे कहाँ जा रहा है और उनके ऊपर पैसा लौटाया जा रहा है देश का, इन शॉर्ट ये हो रहा था। आज उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब तो हिंडनबर्ग भी रुखसत हो चुकी है, विदाई हो गई उनकी। हिंडनबर्ग तो बर्बाद होना ही था। सी द थिंग इज, इस तरह के जो कंट्रोवर्सी करके, सी स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। जब अदानी इश्यू हुआ था तो और कोई चैनल पे मैं गया था, मुझे बोला कि शॉर्ट सेलिंग बंद होनी चाहिए। मैंने बोला जरा भी नहीं, शॉर्ट सेलिंग रहनी चाहिए। मेरे दोस्तों ने अदानी में शॉर्ट सेलिंग किया था। और मैं एक बात दूसरा बोलना चाहूंगा, ये रिपोर्ट वॉज टाइम, ये रिपोर्ट बन के काफी टाइम हो गया होगा। दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू रिलीज। गुजराती में कहावत है कि कागड़ा बेसू और अने डाल पड़ू। मीन्स कौवा अगर एक डाल पे बैठे और वो डाल गिर जाए तो उसके अंदर कौवे का कोई बड़ा रोल नहीं होता है। वो डाल, वैसे भी पेड़ वीक हो गया था, कौवा बैठा और डाल गिर गई। तो मेरे दोस्त ने मुझे 3 दिन पहले, मैं हम लोग तो शेयर बाजार में रोज दिन भर देखते रहते हैं, मुझे 3 दिन जी। पहले बोला था भैया बेचना शुरू कर दो अदानी। तो बोला मैंने खरीदा ही नहीं है, बेचू क्या। तो ये उसने टाइमिंग देखा और रिलीज किया। तो उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, थोड़ा कंट्रोवर्सी के कारण और गिरा। मुझे दुख ये बात का है कि और ज्यादा नहीं गिरा। मुझे अदानी पोर्ट खरीदने थे, मैंने बोल भी दिया था जॉर्ज सोरोस अंकल अदानी पोर्ट को 330 के नीचे लेके जाओ, मैं खरीद लूंगा। सोरोस अंकल उतना भी काम बराबर नहीं कर पाए, 340 के ऊपर ही रिवर्स मार दिया। तो काम भी बराबर नहीं किया अदानी ने, तो सॉरी सोरोस अंकल और हिंडनबर्ग ने। क्या बोले ऐसे लोगों के बारे में। अब तो सोरोस अंकल हो या हिंडनबर्ग हो, दोनों की एक साथ रुखसती हो गई है। मतलब अब तो ट्रम्प अंकल भी उनको सिस्टम से बाहर निकाल चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ, अब वो सिस्टम के बाहर तो मुझे नहीं लगता, इसके ऊपर अलग चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जॉर्ज सोरोस जी, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। और जॉर्ज सोरोस सिस्टम का पार्ट है, उसको सिस्टम, ही इज पार्ट ऑफ द सिस्टम हु कैन नॉट बी रिमूव। और ये एक अलग चर्चा होगी, हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जी, लेकिन बिल्कुल। सोरोस कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। एक ही है, उसको समझ में आ गया है कि मार्केट, इंडियन मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है। सी सोरोस इज नॉट अ नोबडी। उसने एक जमाने में ही वाज नोन एज द पर्सन एज द रेडर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसने पाउंड को बर्बाद करके रख दिया था। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड को उसने बर्बाद किया था। उसने हुँ। साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को बर्बाद किया। उसका ऐसे बोले है ना कि जो एक राक्षस है जिसने करोड़ों देवताओं को मार दिया हो, बाद में अचानक उसका एक मनुष्य के सामने सामना और वो मनुष्य उसका हत्या कर दे। हाँ, उसका वो भारत में हुआ। लेकिन लेकिन दैट अब कहीं डजंट न मीन, कहीं जी, जी, जी। आप प्लीज़ पूरी दिस बात डजंट कीजिए। मीन दैट सोरोस हैज बिकम पावरलेस। जी। सोरोस का मोडस ऑपरेंडी और उसका क्या यूटिलिटी है, ये अलग चर्चा है, इसके साथ मिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अब बिल्कुल, जी, लेकिन सोरोस फेल्ड इन इंडिया, क्योंकि सामने अपने पास भी जो पैसे का जोर है। आज हम लोग ये देख नहीं रहे हैं कि लोग बोलते हैं देश गरीब है, देश गरीब है। किसने बाइंग सपोर्ट दिया अदानी को? किसने बाजार को बाइंग सपोर्ट दिया? इट वाज इंडिविजुअल्स। लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, बोला तू बेच ना बेटा, मैं बैठा हूं खरीदने के लिए। 1 करोड़ लोग अगर 20-20 हजार रुपए डाले, तो अपने 1 करोड़ लोग है, 2 करोड़ लोग है जो टैक्स भर रहे हैं। अगर 1 करोड़ लोग 20-20 हजार डाले तो 20 हजार करोड़ रुपया मार्केट में आ जाता है। और 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पास 20 हजार रुपया इज चिल्लर, चवन्नी है उनके लिए। तो सोरोस को ये आइडिया नहीं था कि भारत में पैसा बहुत नीचे तक बहुत सारे लोगों के पास है, और वहां वो फंस गया। जी, बिल्कुल और ये बड़ी भारत के लिए बड़ी एक जीत के तौर पे देखा गया है क्योंकि कहीं न कहीं इस रिपोर्ट के बाद भारतीय इकोनॉमी को नीचे लाने की जो कोशिश थी या फिर कहें एक रिजीम चेंज करनी थी, अंकल सोरोस की एक बड़ी साजिश थी जो भारत पे आके फेल हुई। वो बहुत जगह जीते लेकिन भारत आप पे आकर फेल हो गए और अब जॉर्ज सोरोस की जो यूटिलिटी है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में वो कितनी है? अब अगले जॉर्ज सोरोस कहीं न कहीं इलॉन मस्क बनते नज़र आ रहे हैं, उस पे अलग से चर्चा करेंगे सुमित जी के ये एक साथ। दूसरा बहुत बड़ी चर्चा है कि क्या जी, जॉर्ज सोरोस, क्योंकि जॉर्ज सोरोस का बेटा और इलन मस्क भी एक दूसरे को मिल चुके हैं। तो उनके जी, बीच में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि भैया हम साथ में काम करेंगे, आप मेरे इंटरेस्ट मत खत्म करो, मैं आपके इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करूंगा। ऐसी कुछ जी। भी डील हुई है क्या दोनों के बीच में, ये भी एक चर्चा रह सकती है। बिल्कुल, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। सुमित जी बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा के लिए। आपने बहुत ही सरल शब्दों में इस पूरी हिंडनबर्ग रिसर्च जो पूरी कंट्रोवर्सी थी, इसको आपने एक्सप्लेन किया। एक बार फिर से आपका आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद।